आपका स्वागत है आजीवालम क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से क्लास 11 की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 11 के साथ साथ नीट की भी तैयारी कराई जाए, उतने लेवल तक पढ़ाया जाए और एक तैयारी कराया जाए और कम समय में जान रहे हैं कि आप बहुत जल्द क्लास 11 का जो है एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड बोर्ड में, तो बहुत जल्द पढ़ाई हो पाए, कंप्लीट हो पाए, कवर अप हो पाए, तो उसके लिए वन शॉट आप लोगों के लिए हाजिर है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो भोजन है वो संपूर्ण पूरे तरीके से कहाँ पचते हैं, आखिर हमारा भोजन कैसे पचता है और वो पच करके क्या बनाता है और कौन से भाग में पचता है और वो भाग कितने लंबे होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए चैप्टर नाम आप लोग जानते ही होंगे कि पाचन तंत्र चालू है। हम लोगों को बहुत दिनों से चल रहा है पाचन तंत्र। आज इसका 5वां लेक्चर है और हम लोग आज 5वां लेक्चर को कंप्लीट करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जो पाचन तंत्र में जो टॉपिक है छोटी आंत के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले दोस्त आप लोग आजीवालम क्लासेस को दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों का एक दिया गया था कि 30 दिनों में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना, तो उसमें से आप लोगों के प्यार से, आप लोगों को मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से 207 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बाकी और बचे हुए हैं, तो ये आप लोग कंप्लीट कराइएगा। 300 के आसपास बचे हैं, यानी कि 297 200 300 के आसपास बचे हैं मेरे दोस्त। ठीक ना, तो इसको कंप्लीट आप लोग कराइएगा। समझिए 300 ही समझिए, 207 है तो कोई ये मायने नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट आप लोगों को कराना है और आप लोगों की जिम्मे है। अब चलिए हम लोग डाइजेशन सिस्टम को आसान भाषा में समझे। क्लास 11 का चैप्टर है जो नीट में भी बार बार पूछे जाते हैं और क्लास 11 में भी इससे बड़ा एक रोल है। जो नंबर्स ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा अति लॉजिकल है और ज़्यादा हम लोगों को अपने अति से ही जुड़ी हुई है, तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है और समझने में भी मज़ा आता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिना देर के हुए आगे चलते हैं टॉपिक पर और टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक तो देख लिए, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। मेरा है पाचन तंत्र। क्या है हम लोगों को? पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है छोटी आंत। ठीक है ना, बाकी हम लोग तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत। यानी छोटी आंत हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे कि छोटी आंत का परिचय सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर किसी आदमी से मिलने से पहले हम लोग थोड़ी ना उसके घर में चले जाएंगे, डायरेक्ट मिलेंगे, चल भाई उसका परिचय करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसको जानेंगे, उसको तहकीकात करेंगे क्या है। तो हम लोग इसके बारे में डायरेक्ट तो थोड़ी ना अंदर चले जाएंगे कि छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत खाने को पचाने में मत नहीं, उसका सबसे पहले परिचय देखेंगे कि आखिर छोटी आंत है क्या और कहाँ रहता है छोटी आंत, इसके बारे में जानेंगे। छोटी आंत कैसा आदमी है इसके बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट उसके घर बैठ करके खाना ही खाने लगेंगे, या वो कुछ और भी हो सकता है, वो तो चले जाएंगे बिना पूछे, लेकिन कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, और पूछ करके जाएंगे तो पता रहेगा कि वो कैसा आदमी है और कैसा काम करेगा। ओके ना, यही बात है और कुछ नहीं। अब चलिए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, छोटी आंत का परिचय देखते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि जो छोटी आंत है वो पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भोजन को पचाने में, भोजन को तोड़ने में और प्रोटीन में बदलने में, कार्बोहाइड्रेट में बदलने में मदद करता है, जो पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित है। यानी कि ये तो अच्छा काम कर रहा है, खराब काम नहीं कर रहा है। जो हम लोग भोजन खाते हैं उसको तोड़ता है, पचाता है। अगर नहीं पचाता तो हम लोग खाना नहीं खा पाते, हमारा शरीर डेवलप नहीं कर पाता, जिसे हम लोग कभी कभी खाना भी नहीं पचता है, तो उसके लिए हम लोगों को सिरप लिया जाता है। ये बात है, तो हम लोग इसको खाना पचाने में मदद करता है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि वो एक अच्छा आदमी है। अब इसके बारे में जानेंगे कि वो रहता कहाँ है, आखिर छोटी आंत है कहाँ। अच्छा आदमी है, नाम भी जान गए छोटी आंत, वो अच्छा आदमी है ये भी जान गए। रहता कहाँ है? तो बड़ी आंत, यानी कि पेट और बड़ी आंत के बीच में रहता है। यानी जो हम लोग अमाशय पढ़े थे, अमाशय पढ़े थे ना, अमाशय, उसके बीच में और जो बड़ी आंत है उसके बीच में हमारा छोटी आंत रहता है। अमाशय और बड़ी आंत के बीच में हमारा कौन रहता है? यहाँ देखिए, अमाशय यहाँ और ये जो है छोटी आंत बीच में है, उसके नीचे बड़ी आंत रहते हैं। ओके ना, यहाँ देखिए अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत इसके नीचे, यानी कि ये बीच में रहता है। ये भी जान गए ये कहाँ रहता है। ये कैसा है? तो ये एक लंबी, पतली और मुड़ी हुई नली होती है। कैसा है ये? तो एक ये पतली है, लंबी है, मुड़ी हुई नली है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से 20 फीट तक होता है। कितना होता है? 6 मीटर से 20 फीट तक होती है। ये हम लोग इसके बारे में टोटल जान लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके अंदर कि ये क्या काम करता है। जान गए ये कैसा कैसा है और कहाँ रहता है बबुआ, समझ में आया ना?
कि नहीं आया। एक आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। छोटी आंत कहाँ रहता है, तो छोटी आंत रहता है पेट और बड़ी आंत के बीच में। ये क्या करता है, तो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गुरुजी। और ये कैसा होता है, तो ये लंबी पतली और मुड़ी हुई संरचना होती है इसकी, समझ में आया, जो कि यहाँ दिख रहा है, साफ साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो छोटी आंत का डायग्रामो है ना, इधर दिख रहा है, यहाँ पे ही छोटी आंतवा दिख रहा है, समझ में आया ना। और ये हमारे पेट में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी तुरंत बताएं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, जरा आप लोग बताएं तो। थोड़ा सा रुके हुए हैं, कमेंट करें, ठीक है। आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं, थी क्या बोलते हैं कि रिकॉर्डेड है क्लास, तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ देर रुका जा रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग ज़रूर उसमें क्या कीजिए, तो ज़रूर उसमें आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट दे करके थोड़ा सा लगता है कि कुछ बबुआ लोग सीख रहा है, ठीक है। तो ये कितना 6 से लेकर के 6.25 मीटर तक होता है, यानी कि 20 फीट तक लंबी होता है। कौन, छोटी आंत। छोटी आंत का व्यास कितना होता है, 1 इंच। जो बड़ी आंत से 1 इंच क्या होता है, छोटे होते हैं, ठीक ना। भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता, भोजन कभी भी यकृत, ये तो एक अलग रास्ता है इसका, जो आपका जो है देख रहे होंगे कि आप यकृत और अग्नाशय भी जो है अमाशय के आसपास ही रहता है, तो सोचा जाता होगा कि ये भी भोजन वहाँ नहीं वहाँ नहीं जाता है, डायरेक्ट अमाशय से आपका आ जाता है छोटी आंत में, वहाँ भोजन नहीं जाता है, जुड़ी हुई सिर्फ रहता है। लेकिन यकृत और अग्नाशय जो है अपना रस छोटी आंत को रूपांतरित के लिए दे देते हैं, ठीक है। यकृत तथा अग्नाशय छोटी आंत के डेटिनियम से जुड़े होते हैं, ड्यूटेनियम जो भाग होता है उससे जुड़े होते हैं। अब आप लोग कहिए कि ड्यूटेनियम क्या है, ड्यूटेनियम क्या है, तो ड्यूटेनियम के जानने के लिए चलिए अब आगे चलते हैं स्लाइड में, ठीक है। मुख्य विशेषताएं हैं, ध्यान में रखिएगा दिमाग में बैठा करके कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं छोटी आंत के, 3 भाग। जो ड्यूओटेनम, यह छोटी आंत है। पहला भाग होता है छोटी आंत का, जहाँ पर पित्त और अग्नाशय का रस मिलते हैं, यानी कि यकृत और जो अग्नाशय है ना, यह ड्यूटेनम में मिलते हैं और पित्त और अग्नाशय रस देते हैं, मिलाते हैं। कहाँ, ड्यूटेनियम में। ड्यूटेनियम क्या है, छोटी आंत के भाग है, ध्यान रखिएगा, ये पहला हुआ। अब दूसरा जेनेनुम, जेजुनम, यानी कि जेजुनम क्या है, यह बीज का भाग होता है, छोटी आंत का जो बीज का भाग होता है, जहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पचने के लिए चालू हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं और फटाफट करते हैं, ताकि हमारा फिर से भूख लगे। इसी की वजह से हम लोग सुबह खाते हैं, दोपहर में फिर खाते हैं, शाम के फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बीच में पढ़ना भी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छे तरह से ध्यान में देना होगा। और आप लोगों को क्लास 11th काफ़ी लेट हो चुका है, तो सिर्फ क्लास 11th नहीं 12th पर भी ध्यान देना होगा, ताकि 12th में आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है दोस्त, आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और उसको पढ़िए। और इसमें मेरा वीडियो सिर्फ देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 12th का तैयारी करते रहिए, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इलियम यह अंतिम भाग होता है, जहां पचा हुआ भोजन अवशोषित होते हैं। जो पच जाता है भोजन, उसको अवशोषित करते हैं। हम लोग भी एक चलेगा 12th का सीरीज, पहले ये सीरीज चलेगा, इसमें जो है आप लोगों को ये जो चैप्टर है पाचन तंत्र, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो पहले का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको कराया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा, थ्योरी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी कि 1 नंबर का अंग अति रहेगा, उसमें ज़्यादा हम लोग समझेंगे, उससे 2-3 सवाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में उस प्रकार के किसी भी तरीके से सवाल डाल दे तो उसको हम लोग कर सके क्लियर। और आज जो बताया जा रहा है वो भी रखिए ध्यान में, ताकि उस दिन काम में आए, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि जो 3 भाग में विभाजित होता है छोटी आंत, ड्यूटेनम थी, जेजुनम और इलियम। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ड्यूटेनियम सबसे ऊपर भाग, जेनुनम बीच में भाग और इलियम सबसे नीचे भाग रहता है। अब चलिए इधर चलते हैं हम लोग, ओके। छोटी आंत देख लिए हम लोग कि छोटी आंत क्या क्या होता है, छोटी आंत के बारे में जान चुके हैं, यानी कि जो डेड्रिनियम होता है उसमें यकृत और अग्नाशय जुड़े रहते हैं। यानी कि छोटी आंत के अब कार्य जानेंगे कि छोटी आंत क्या काम, कुछ कमाता धमाता है या ऐसे ही बैठा रहता है, तो उसको घर देना लड़की उचित बात नहीं है। वो बैठा रहता है तो उसको क्या खिलाएगा, तो वो बैठा नहीं रहता है। उसके बारे में छोटी आंत के कार्य के बारे में जानेंगे। यानी कि उससे पहले हम लोग जो डेड्रिनियम से जुड़ा होता है लिवर और अग्नाशय, उसके बारे में जानते हैं। यानी कि लिवर जो है, अच्छा छोटी आंत के कार्य देख लेते हैं ना, छोटी आंत के कार्य, उसके बाद लीवर के बारे में जानेंगे।
मुख्य कार्य जो है छोटी आंत का वो देख लीजिए। मुख्य कार्य होता है छोटी आंत का दोस्त भोजन को पाचन की अंतिम प्रक्रिया करना। क्या होता है उसका जो हम लोग काम देख रहे हैं कि वो काम क्या करता है, ठीक ना। तो वो काम करता है भोजन को पचाने में। तो यहाँ देना चाहिए, अच्छा काम करता है, दे देंगे, बांध देंगे, बढ़िया काम कर रहा है ना। भोजन को पचा रहा है तब तो हम लोग सही स्वस्थ रूप से हैं, नहीं तो पेटवा दर्द करने लगता है और बैठ जाते हैं पेटवा पकड़ करके, कुछ करने के लिए मन नहीं करता। तो कुछ करना है तो भोजन को पचना है, तो भोजन पचेगा तब तो एनर्जी देगा, तब तो हम लोग कुछ करेंगे। तो भोजन को पचाता है यानी कि एक अच्छा काम करता है, सोशल सर्विस कर रहा है ये, ठीक है। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित करना है, यानी कि जो पच गया भोजन उसको रक्त में ले जाना, अवशोषित कराना, ठीक है। पाचक जो रसों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ना, किसके माध्यम से, पाचन रस के माध्यम से। ओके ठीक है, लाइट कट गया, वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। और जो वीडियो दिखा रहा था, ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके ना, हाँ, ये क्या कहता है, पाचन रसों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त, आसान भाषा में समझ रहे ना, समझेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग आ गए हैं आजी वालम के पास। ओके डोंट वरी, पूरे कवर अप किए हैं हम इसके बारे में दोस्त, हर एक मुश्किल जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत होते हैं, ठीक है। खोजते खोजते यूट्यूब पर मर जाइएगा, झारखंड बोर्ड का स्पेशल बैच नहीं मिलेगा। आप लोग मदद कीजिए, झारखंड बोर्ड को स्पेशल बैच लाएंगे, ठीक है। बस डिजिटल बोर्ड लाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को धुआंधार क्लास चलेगी। तो उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तो लेंगे ना, सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो कहाँ से लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर छोटी आंत के साथ कौन कौन रहता है। तो ड्यूटेनियम 3 भाग रहते हैं। अब ड्यूटेनियम के साथ कौन रहता है, लीवर और अग्नाशय। तो लीवर के बारे में हम लोग जानेंगे, लीवर आखिर उसके संगत कैसा है, उसका परिवार तो है बहुत बड़ा। अब चलिए और ले लेते हैं, आ गया उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार तो है बहुत बड़ा, समझे ना। ड्यूटेनियम है, जेजुनम है, लिरियम है, तो उसका परिवार है। लेकिन अब ये परिवार इन ड्यूटेनियम के साथ कौन कौन रहता है, तो लीवर रहता है और अग्नाशय रहता है। अब लीवर क्या करता है, कैसा आदमी है, कैसा है, तो इसका जो पिताजी है ना, लीवर का पिताजी, तो लीवर का पिताजी के बारे में जानेंगे। लीवर का आखिर पापा कौन है, ऐसे ही समझ ना दे देंगे, रिश्तेदारी करने जाते हैं तो पूरा हाल चाल ले लेते हैं, हर एक खबर कुंडली मिला लेते हैं, तो उसी प्रकार से लीवर का भी कुंडली मिलाएंगे। आखिर लीवर है कौन, ओके ना। तो लीवरवा जो है ना, वो लीवर क्या है, तो ये यकृत का अध्ययन हिप्टोलॉजी कहलाता है, यानी कि लीवर का पिताजी हिप्टोलॉजी हैं। यकृत कोशिका का नाम हेप्टिक कोशिका से लिया गया है, और हेप्टिक कोशिका के पास सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की शक्ति होती है, पुनः यानी कि फिर से पुनः जल्दी जल्दी कवरअप करने की शक्ति होती है, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ये नीट में चाहे क्लास 11th में भाई पूछ सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन है, तो हमको बताना होगा कि यकृत है। समझ में आया, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ा तथा सबसे भारी आंतरिक अंग है वो। अच्छा ये बताइए कि जो यकृत है वो हमारे शरीर के अंदर या बाहर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। सबसे बड़ा संरचना वजन है, ठीक है। सबसे बाहरी जो सबसे बाहर का अंग है वो कौन सा है, तो आप लोगों का सबसे बाहर अंग जो है वो स्किन है, त्वचा है, सबसे बड़ा अंग बाहर का, ठीक है। यकृत के कार्य हम लोग देखेंगे कि यकृत क्या काम करता है। तो यकृत यानी कि यकृत का अब काम ये देखेंगे। यकृत का देख लिए कि पिताजी कहाँ कौन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, सॉरी कहाँ रहता है। अब देखेंगे वो क्या करता है, तो वो करता है यूरिया का निर्माण, यूरिया बनाता है। यूरिया नहीं बनाए तो वो भी गंदगी सारा का सारा रह जाएगा हमारा शरीर में, फिर दिक्कत हो जाएंगे। तो यही टाइम टाइम पर निकालते रहता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का निर्माण कराता है, ग्लूकोज की अधिकता, इंसुलिन, तो ग्लाइकोयर बनता है, ठीक है। वसा का संग्रहण कराता है यही, विटामिन का संग्रहण कराता है वही। कौन विटामिन, केवल जो वसा घुलनशील होते हैं, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के जो होते हैं, समझ में आया ना। अब चलिए आगे, शराब तथा नशीले पदार्थों का उपचयन कराना, भक्षण करने की क्षमता, ठीक है, यहाँ कर देते हैं उसको ना, भक्षण करने की क्षमता। पीतरस का निर्माण कराता है यही। पीतरस की मात्रा कितना होता है, 600 से 700 ml प्रतिदिन। पीतरस का पीएच मान याद रखिएगा 7.5 से लेकर के 8.5 तक पीतरस का निर्माण, ठीक है, मतलब पीएच मान होता है। और पीएच मान भी जरूरी है, पीएच मान भी पूछता है एग्जाम में। ओके, यहाँ से 2-3 सवाल कंप्लीट हुए और आप लोग धड़ाक धड़ाक मार के आइएगा 2-3 सवाल, ठीक।
अब एक बात बच गया था कि मुख्य कार्य भोजन ये देख लिए थे। अंदर की जो सतह होता है, सूक्ष्म संरचना है, वो कैसा होता है, विल्ली होता है, और माइक्रो विल्ली जो होता है, ये सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हैं ताकि अधिक पोषक तत्व उसमें समा सके, अवशोषित हो सके। ये फैलाते हैं, विल्ली और माइक्रो विल्ली ये फैलाने के काम करते हैं, समझे ना। जो हमारा छोटी आंत होता है उसको फैलाने के काम करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो घुसा सके। जैसा कि हम लोग बोरा लेते हैं उसमें वैसे मार के दरियाते हैं, उस तरीक़े से ये फैलाने का काम करते हैं। ओके ना। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे पित्त रस में कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है। जो पित्त रस होता है उसमें कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है। भौतिक शारीरिक पाचन। अब हम लोग देखेंगे अग्नाशय के बारे में। वही ना, डेटेनियम में जो था एक यकृत था, एक अग्नाशय था। दो आदमी रह रहे थे साथ में, एक आदमी के बारे में टोटल चीज़ जान लिए तो दूसरे आदमी के भी बारे में जान लेंगे। गलत बात होगा कि केवल एक आदमी के बारे में जानेंगे ना। हाँ, तो अग्नाशय की खोज यानी कि अग्नाशय, जैसे कि हम लोग यकृत के पिता के जी के देखे थे, वैसे ही अग्नाशय के पिताजी के भी बारे में जानेंगे कि आखिर अग्नाशय के पिताजी हैं कौन। ये डायरेक्ट ऐसे ही तो नहीं आ गया। तो अग्नाशय के पिताजी हैं लैंगहेरेंस, यानी कि अग्नाशय की खोज कौन किया? लैंगहेरेंस के द्वारा किया गया था खोज। ठीक है। अग्नाशय एक पट्टी नुमा संरचना होती है जो लीफ कहते हैं। अग्नाशय में 4 प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 4 प्रकार की जो फायती पाए जाते हैं कोशिकाएं, यानी कि इसमें 4 प्रकार की लाभ पाए जाते हैं। जो आपका अग्नाशय है ये 4 प्रकार के फायदे देते हैं। इसके साथ जोन रहता है उसको 4 प्रकार के फायदे देगा। कौन? अग्नाशय। कौन कौन इसमें होते हैं कोशिकाएं? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, एप्सिलॉन कोशिकाएं। यानी देखिए समझ में आए ना, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, एप्सिलॉन कोशिकाएं। ठीक है। तो सारे कोशिकाओं का क्या कार्य है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। क्या काम है, ये कैसा फंक्शन करता है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोज बनाती है। अल्फा कोशिकाएं क्या बनाती है? ग्लूकोज का निर्माण करती है, ये ग्लूकोज बनाती है। और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। और डेल्टा कोशिकाएं सोमेस्टोस्टेटिन बनाती है। और एप्लिसोन कोशिकाएं जो है हार्मोन का निर्माण करते हैं। और जो अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं जो होते हैं वो हार्मोनों का निर्माण यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथि में करते हैं। और जो एप्सिलॉन कोशिकाएं जो होते हैं वो अग्नाशय रस का निर्माण करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि में। ठीक है। अब एप्सिलॉन कोशिकाएं के बारे में जानेंगे। जो अमाशय का रस का निर्माण कराना जो है वो इसी का कार्य है। छोटी आंत में डेटेनियम में अग्नाशय में स्रावित कराना इसी का काम है। अग्नाशय रस की मात्रा 1 लीटर प्रतिदिन में जो है ये उपयोग लाना इसी का काम है। अग्नाशय रस के 3 प्रकार से एंजाइम मौजूद होते हैं और भोजन के टूटने में सहायक देते हैं। पहला ट्रिप्सिन एंजाइम जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। माइलेज एंजाइम जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। लेफिस एंजाइम जो भोजन को, अगर हम लोगों का भोजन मान लीजिए खाना नहीं पचता है हम लोगों के शरीर में, तो हम लोग इसी प्रकार के दवा को लेते हैं, नेवी एंजाइम, ये एंजाइम, वो एंजाइम, ताकि भोजन को क्या करे, तोड़ सके और हमारा भोजन बन सके, अच्छा से पच सके, ताकि हम फिर से खा लें। तो इसी का काम है, यानी भोजन तोड़ता है ये 3 चीज़। और इसी से जो सिरप रहता है इसी का बना हुआ रहता है 3 में से कोई एक का। ठीक है ना। आप लोग कर लीजिएगा। अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम होते हैं ये तीनों एंजाइम, और ये तीनों की परिस्थिति में टूटेगा, छोटी आंत में रूपांतरण होगा। और छोटी आंत में जो भोजन रहता है पाचन के लिए उपस्थित रहता है वो 3 चीज़ में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में। और यहाँ जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाएगा। तो एक सवाल ये पूछ सकता है कि पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पचता है? तो पूर्ण रूप से पूरे तरीक़ा से भोजन छोटी आंत में पचते हैं। जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है, तो वो टूटता कैसे है? तब ट्रिप्सिन के उपस्थिति में टूटेगा। पेप्टिड्स एमिनो अम्ल बनाता है। ठीक है। और स्टार्च के रूप में यानी कि माइलेज के उपस्थिति में टूटेगा तो माल्टोज बनाएगा। लिपिड्स के यानी कि लिप्स के उपस्थिति में टूटेगा तो वसीय अम्ल बनाएगा प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा। अब पूछ सकता है कि भोजन का पूर्ण रूप कहाँ होता है? तो भोजन का जो पूर्ण रूप होता है, पूरी भोजन का जो ये पचता है वो कहाँ पचता है? तो पूर्ण यानी कि पाचन यानी कि छोटी आंत, कोशिका छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पूरे तरीके से भोजन पच जाते हैं। जो बाकी भोजन बच जाते हैं, बाकी बचे हुए भोजन जाते हैं बड़ी आंत में। ठीक है ना। अवशोषण के बाद हमें निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। एमिनो अम्ल प्राप्त होगा जब अवशोषण होगा, खाना पच जाएगा। वसीय अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फ्रुक्टोज,
गैलेक्टोज ये बनते हैं, ये रुधिर में रूपांतरित हो जाते हैं और शोषण के बाद जो बाकी जो भोजन बच जाता है वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लियर हुआ, आप लोगों को संरचना भी दिखा दिया, छोटी आंत किस तरीके से दिखाई देता है, तो छोटी आंत इस तरीके से दिखाई देता है। और आप लोग का लेक्चर यहाँ होता है कंप्लीट। थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, एक बार और वीडियो बनाया तो वो वीडियो में साउंड ही नहीं निकल रहा था, इसकी वजह से सडनली तुरंत एक और वीडियो बनाना पड़ गया आपके लिए, यानी कि ये 1 घंटा के आसपास का वीडियो आज टोटली बना लिए, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अथी हो गया। ठीक ना, जो फ़ायदा कम मिला, मेहनत ज़्यादा, जो कहते हैं वही हो गया। ठीक है, इसमें तो आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और 500 के करीबन ले जाइएगा 30 दिन में। आज 1 डे कंप्लीट हुआ था कल, आज दूसरा डे में हम लोग हाथ लगाए हैं और कल दूसरा डे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कल कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आज 7 सब्सक्राइबर बढ़ाए गए हैं, तो ये आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट किए तब यहाँ तक आए हैं, आगे वो सपोर्ट करते रहिए, आगे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। और इसी तरीक़े से हम लोग कल पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, और इससे भी आसान तरीक़ा से और इससे भी सुंदर तरीक़ा से सुंदर भाषा में पढ़ेंगे। और आप लोग बने रहिए आजीब आलम क्लासेस से। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग झारखंड बोर्ड के हर एक टॉपिक को लाएंगे, आप नहीं तो आपके छोटे भाई बहन ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर लाभ उठाएंगे। टोटल फ्री में रहेगा, कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सबों दिन फ्री में ही कराया जाएगा। चाहे यूट्यूब पे कराएं, चाहे ऐप बना करके लाएं उस पर कराएं, लेकिन फ्री में कराया जाएगा। आप लोगों की अगर प्यार रहे और आप लोगों को सपोर्ट रहे तब। ठीक है, चलते हैं बिना देर किए हुए। और हम लोग, आप लोग लेट मत कीजिए, आप लोग अपने एग्ज़ाम के अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और ज़्यादा नंबर लाइए। और उससे पहले दोस्त, आप लोग का काफ़ी लेट हो चुका है, एग्ज़ाम अब हो जाना चाहिए लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत दुख की बात है। लेकिन आप लोग क्लास 12th का तैयारी जारी कर दीजिए। और जो क्लास 11th है उसमें छोटे छोटे वीडियो देखिए, जिस तरीक़ा से हम बनाते हैं एक एक टॉपिक को, इस तरीक़ा से वीडियो देखिए। एक वीडियो एक दिन में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिवाइज मारते रहिए, आधा 2 घंटा क्लास 11th के लिए बाकी दीजिए, बाकी जो बच रहा है वो 12th के लिए दीजिए। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। 12th का भी क्लास चालू होगा बहुत जल्द, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 11th के लाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। जब भी लेगा तब भी आप लोग पास होइएगा, और पास तो होना ही है आप लोगों को अच्छे नंबर से। ठीक है, ओके, चलते हैं हम।